वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैटर। लेक्चर को पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेक्चर देखने से पहले। मैटर क्या होता है कि मैटर का है ना फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, केमिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है। प्योर सब्सटेंस भी ना दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। और मिक्सचर कैसे हो सकते हैं? मिक्सचर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर या हेट्रोजीनस मिक्सचर। और जब फिजिकल स्टेट क्लासिफिकेशन होता है तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, है ना। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस का मैंने, है ना, वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में होगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में होगा। ठीक है, और एंट्रोपी में जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ट्रांसलेशन मोशन का होता है, जो है ना सॉलिड में एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसी कारण सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम रहती है। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है, सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप, साइज एंड ए वॉल्यूम, है ना। डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होती है सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और है ना, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? सॉलिड में बहुत कम होती है। इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ट्रांसलेशनल मोशन एब्सेंट होता है, जबकि वाइब्रेशनल मोशन होता है ना मीन पोजीशन से वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब क्रिस्टल लेटिस या लेटिस पॉइंट क्या होते हैं? तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है ना लेटिस पॉइंट का स्पेस में। जो एटम और मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट में लेटिस पॉइंट बोलते हैं ना। उन्हें स्पेरिकल शेप माना जाता है और उन्हें लेटिस पॉइंट बोलते हैं। और उनका जो 3D अरेंजमेंट रहता है ना स्पेस में, उसे ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होती है? जब हम है ना किसी क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो एक है ना कुछ मतलब एक पैटर्न चलता है ना। एक है ना हम उन जो ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका है ना बार बार रिपीटेशन होने से पूरे क्रिस्टल लेटिस का निर्माण होता है। तो जो मिनिमम है ना जो पॉइंट्स होते हैं, क्रिस्टलेटिस पॉइंट्स होते हैं, उनको मिलाने से जो बनता है ना उसे बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं। तो if it deals with a crystal lattice then it's possible to select a group of a lattice point that generate the whole lattice by repetition। मतलब जो लेटिस पॉइंट्स है उनमें से ग्रुप ऑफ लेटिस, मतलब कुछ ऐसे लेटिस पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो है ना बार बार फिर उन्हीं का रिपीटेशन हो रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। दैट मीन्स यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज द 3D ग्रुप ऑफ ए लेटिस पॉइंट दैट जनरेट द होल लेटिस बाय द रिपीटेशन और स्टैकिंग। अब है ना यूनिट सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है क्रिस्टल लेटिस की। यूनिट सेल कैसी होती है? आइडेंटिकल होनी चाहिए, बिकॉज हम यही देख रहे हैं ना कि एक उसी पैटर्न का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो कैसी होनी चाहिए? एक लेटिस की तो आइडेंटिकल होनी चाहिए, यूनिट सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है, यूनिट सेल कंटिन्यूअस होती है। तो ये थी यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब जैसे हम है ना अब जैसे क्यूब देखते हैं ना, क्यूब का हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होता है क्यूब। क्यूब में है ना 8 तो कॉर्नर होते हैं। ठीक है, जैसे ये। अब क्यूब को देखने से पहले अपने दिमाग में है ना कमरे को इमेजिन करो। तो कमरे में क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं, है ना। ये देखो 8 कोने होते हैं कमरे में। ठीक है, कमरा क्यूबोइड होता है, क्यूब शेप का नहीं होता, क्यूबोइड होता है ना। 8 तो कॉर्नर्स होते हैं कमरे में। ठीक है, और है ना 6 दीवारें होती है, 4 दीवारें होती है, एक फर्श होता है और एक छत होती है ना। तो जो 4 दीवारें होती है साइड की और एक जो फर्श और जो छत होता है ना उसे क्या बोलते हैं? हम फलक बोलते हैं, फेस बोलते हैं ना। और जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना इनको बोलते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं। तो कॉर्नर्स कितने हो गए? 8 हो गए। कॉर्नर्स कितने हो गए? सॉलिड में 8 तो कॉर्नर्स हो गए। फेस कितने हो गए? 6 फेस हो गए। और ये जो है ना, ये जो कॉर्नर्स है इनको मिलाने वाली ये जो लाइन होती है ना इसे क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं? एज। हिंदी में बोलते हैं किनारा। तो है ना एज कितनी होती है सॉलिड एक? एक क्यूब में है ना फेस कितने होते हैं? फेस, तो फेस का मतलब हो गया कमरे के चारों तरफ की दीवारें, एक आंगन हो गया, फर्श हो गया और एक छत हो गई, है ना। ये क्या कहलाते? फेस कहलाते, फलक, है ना। कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर होते हैं क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्नर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना इसे बोलते हैं एज बोलते हैं। तो एज कितनी होती है एक, है ना, क्यूब में एज कितनी होती है? 12 एज होती है।
ठीक है। अब जैसे है ना इनका कंट्रीब्यूशन भी एक बार हम देख लेते हैं कि कितना का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो कॉर्नर्स होता है ना, एक जो कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब में कॉमन रहता है। अब ये 3D से आप एक बार आप 8 क्यूब में है ना कॉमन होता है ना, 8 क्यूब में एक कॉर्नर है ना 8 क्यूब में कॉमन होता है। तो इसका एक क्यूब में जो कंट्रीब्यूशन होता है ना 1/8 होता है। ठीक है। और एक जो फेस होता है ना, फेस है ना, एक फलक होता है ना, वो 2 क्यूब में कॉमन होता है। कितने में? 2 क्यूब में कॉमन होता है। जैसे हमारे कमरे की एक दीवार है, वो ना दो कमरों के बीच में कॉमन होती है ना। तो एक कमरे में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? फेस का हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार जो एज होती है वो 4 कमरों में कॉमन रहती है ना, 4 क्यूब में कॉमन रहती है। तो एक क्यूब में उसका एज का कितना कंट्रीब्यूशन होएगा? 1/4 उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया एज का क्यूब, एज का, कॉर्नर का और फेस का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये क्यूब है, ईच क्यूब में है ना 8 तो कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर का कितना? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक जो ये पॉइंट होगा ना, और है ना टोटल 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक का 1/8 है, टोटल कितने? 8 है, तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एज कितनी होती है? 12 होती है। एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, 12 एज का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है और 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। बॉडी सेंटर क्या होता है? जो क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर, वो कितना होता है? 1 होता है। और उसका कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल बॉडी के सेंटर में बीचों बीच एक उसी क्यूब का हिस्सा है और किसी दूसरे क्यूब का हिस्सा नहीं है। तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। अब ये जो होता है ना फेस डायगोनल है ना, कितने? 6 फेस होते हैं ना। जैसे ये एक फलक हो गया, तो इसमें इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, जो अपोजिट जो कॉर्नर्स है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो क्या कहलाती है? फेस डायगोनल कहलाती है। मतलब विकर्ण जिसे बोलते हैं ना, है ना। इस ये क्या कहलाती है? फेस डायगोनल। तो एक फेस डायगोनल ये हो गई, एक फेस डायगोनल ये हो गई। तो एक फेस में कितनी? 2 है ना फेस डायगोनल हो गई है ना, 2 फेस डायगोनल हो गई। टोटल कितने पास है हमारे पास? 6 फेस है। तो टोटल फेस डायगोनल कितनी हो जाएगी? टोटल है ना 12 फेस डायगोनल हो जाएगी। ठीक है। और एक फेस डायगोनल का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ है, क्योंकि एक फेस है ना कितना कॉमन है? दो कमरों में कॉमन है। ठीक है। 2 क्यूब में कॉमन होती है। तो जो 12 फेस डायगोनल है उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 6 का हो जाएगा। बॉडी डायगोनल क्या कहाँ होते हैं? देखो, ये इस वाले कॉर्नर को अपोजिट इस वाले कॉर्नर से मिलाने पे ये जो लाइन आती है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल बोलते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाली जो छत है, छत के इस कॉर्नर को अपोजिट जो है ना आंगन का इस कॉर्नर से मिलाने वाली जो लाइन क्या कहलाती है? ये कहलाती है फेस डायगोनल कहलाती है। तो ऐसे है ना 4 फेस डायगोनल होते हैं। जैसे अगर आप कमरे में देखोगे है ना, एक छत की एक कॉर्नर को पकड़ना और सामने वाले जो फर्श है उसके जो अपोजिट नीचे जो कॉर्नर है ना, उससे मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, छत का ऊपर वाला कॉर्नर और आंगन का नीचे वाला कॉर्नर है ना, ठीक है। तो उसको मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, जो डायगोनल होगा, वो क्या कहलाएगा? फेस डायगोनल कहलाएगा। इसी प्रकार है ना टोटल है ना 4 फेस डायगोनल होते हैं। और फेस डायगोनल का जो 100% कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि ये क्यूब के अंदर ही होते हैं। तो है ना कंट्रीब्यूशन इसका 1 रहेगा और 4 फेस डायगोनल का 4 कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है। अब ये तो था बेसिक है ना कितना क्या कंट्रीब्यूशन वगैरह है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक सेल। अब सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव जो क्यूबिक सेल होती है, इन सच टाइप ऑफ ए क्यूबिक सेल लेटिस पॉइंट लाइज एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है। ओनली कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है। ये ईच कॉर्नर पे है ना लेटिस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। और बीसीसी टाइप की जो यूनिट सेल रहती है उसमें क्या होता है? देखो, ये कॉर्नर्स हो गए, ये देखो कॉर्नर्स हो गए। टोटल अगर यहां से आप देखोगे ऐसे, तो देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, टोटल 8 तो कॉर्नर्स हो गए ना। और ये बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है। ठीक है। तो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है। देखो, एक ये जो एटम है ना, ये बॉडी के सेंटर में है। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, राइट। तो ये देखो एक एटम है ना बिल्कुल सेंटर में है, और ये 8 एटम है ना कॉर्नर्स पे है। ठीक है। और ये जो होती है ना, ये देखो फलक जिसकी बात कर रहे थे, देखो ये
जो बात कर रहे थे ना बॉडी डायगोनल की, देखो ये इस कॉर्नर, इस वाले जो क्रिस्टल लेटिस पॉइंट है, इसको इस सामने वाले जो आंगन का लेटिस पॉइंट है, इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये है एक बॉडी डायगोनल है। इसी प्रकार एक बॉडी डायगोनल ये है। अब जैसे है ना इस वाले से इस ये जो स्फेयर है ना यहाँ तक जा रहा है एक बॉडी डायगोनल, और एक बॉडी डायगोनल इस वाले स्फेयर से इस वाले स्फेयर तक जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो इसमें, देखो ये वाला एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। अब जैसे ये फेस हो गया है ना, ये जो चारों को, ये जो चारों है ना स्फेयर मिलके है ना, जो लेटिस पॉइंट मिलके ये एक फेस का निर्माण कर रहे हैं। एक फेस ये हो गया। अब दूसरे फेस की देखो, ये चारों लेटिस पॉइंट आपस में मिलके एक फेस का निर्माण कर रहे हैं, 2 हो गई। अब है ना ऐसे घुमाएंगे तो ये तीसरी फेस हो गई है ना, और ये घुमाएंगे तो ये चौथी फेस हो गई। अब एक फेस ये ऊपर की साइड है, ये वाली हो गई। एक फेस ये ऊपर की साइड हो गई, और यहीं से अगर ये नीचे घुमाएंगे तो एक फेस ये नीचे वाली हो गई। तो ऐसे करके टोटल कितनी 4 फेस हो गई, ठीक है। सॉरी 6 फेस हो गई, 6 फलक हो गया। अब जैसे एफसीसी टाइप की जो यूनिट सेल रहती है ना, ये देखो एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है। इसमें है ना देखो कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये पूरा फलक हो गया, और इस फलक के सेंटर में भी एक है ना। तो 8 कॉर्नर्स पे और कितनी फलक होती है, 6 फेस होते हैं। देखो एक ये हो गया, एक इस फलक पे हो गया, नेक्स्ट देखो इस फलक के सेंटर पे हो गया, एक ये इस फलक के। 4 तो है ना, ये साइड वाली कमरे की दीवारें हो गई। एक देखो ये ऊपर छत हो गई कमरे की, और ये एक नीचे आंगन हो गया। तो ये जो है ना एफसीसी में कहाँ कहाँ पे एटम्स है, देखो अगर इस टाइप से अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, चारों मिलके क्या बना रहे, छत बना रहे। ये एक फलक बना लिया, इस फलक का ये सेंटर हो गया। ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम चारों मिलके एक फलक बना रहे, ये इस फलक का सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से है ना, जैसे ये नीचे वाला है, नीचे वाला फलक है, आंगन है ना, तो इसमें देखो ये चारों मिलके एक फलक बना रहे हैं, और ये फलक का सेंटर हो गया, और फलक के सेंटर पे है ना ये क्या हो गया, एक एटम हो गया। अब आप ये एक चीज देखना, फेस डायगोनल है ना, फेस डायगोनल क्या होता है, इस वाले एटम, ये फलक है, ठीक है, फलक के इस एटम को इस एटम से मिलाने वाली ये वाली जो लाइन है ना, ये फेस डायगोनल है। इसी प्रकार ये वाला एटम और ये वाला एटम, अपोजिट जो एटम है, इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो भी एक फेस डायगोनल है, ठीक है। और एज क्या होती है, इस एटम को इस एटम से मिलाने वाली लाइन हो गई, वो एक एज हो गई। इस एटम को इस एटम से मिलाने वाली लाइन भी एज हो गई। इस तरह से टोटल 12 एज होती है। तो ये था एफसीसी टाइप का लेटिस है, ठीक है। देखो इस टाइप का लेटिस होता है। होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे लेटिस। अब जैसे अगर इसका बॉल एंड स्टिक मॉडल देखते हैं, हार्ड स्फेयर मॉडल देखते हैं, तो एक चीज है ना, बीसीसी का बेसिक सिस्टम है ना, ये बीसीसी का है ना, सिर्फ है ना देखो हार्ड स्फेयर मॉडल देखते हैं। देखो ये फलक है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कर लेना, देखो ये फलक है एक, है ना, ठीक है, और ये फलक के बीच में एक एटम है। क्या ये एज के किनारे एक एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, एटम एक दूसरे को एज के किनारे टच नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये एक फलक हो गई, दूसरी ये एज है, ये वाली एज है, ये जो है ना एज है, ये एज है, ये एज है, ठीक है। एज के किनारे एटम एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, लेकिन जो फेस डायगोनल है उसके अलोंग है ना एटम एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम है ना फेस डायगोनल निकालेंगे, और फेस डायगोनल से फिर हम है ना यहाँ से जो है ना एज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर बीसीसी टाइप की अगर यूनिट सेल अगर देखते हैं हम, और उसका है ना अगर हार्ड स्फेयर मॉडल देखते हैं, देखो ये है, देखो बीसीसी टाइप का अगर देखते हैं मॉडल, बीसीसी टाइप बॉडी सेंटर, देखो ये चार एटम ये हो गए, और 4 एटम ये हो गए, ठीक है। और इनके बीचों बीच बॉडी के सेंटर में ये वाला जो एटम है ना बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में। क्या यहाँ अलोंग द एज एटम टच कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। देखो अलोंग द एज यहाँ पे गैप है ना ये, क्योंकि यहाँ पे है ना बीचों बीच है ना बॉडी में एक एटम आ गया, तो इसके कारण है ना अलोंग द एज है ना एटम टच नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट अगर हम है ना सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल देखते हैं, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंपल क्यूबिक सेल होती है। तो इसका देखो हार्ड स्फेयर मॉडल देखते हैं ना, ठीक है। ये देखो कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर्स पे है क्लोराइड, कहाँ कहाँ पर है, ये देखो ये कॉर्नर्स पे जो 8 नीले है ना, ये चारों है ना 8 क्लोराइड है ये,
और बीच में तो ये है ना जो क्यूबिक जो वॉइड है उसमें ना CJ में, इसके आगे है ना स्टडी देख लेंगे। ठीक है, ये देखो इस टाइप से है, ये इस टाइप से होती है। जैसे NaCl की अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर, अब जैसे एज लेंथ वगैरह आपने 3D मॉडल में देख ली थी। ठीक है, अब है ना सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक टाइप की है ना प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल की बात करते हैं। तो जैसे ये एक हमने फेस है ना सेलेक्ट करी, ये एक फेस हो गई, और इससे हम क्या निकालेंगे, ये है ना फेस डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, ये क्या निकालेंगे, फेस डायगोनल निकालेंगे। सिंपल जो क्यूबिक सेल होती है ना, इसमें है ना जो कॉर्नर्स के जो एटम रहते हैं ना, इस प्रकार से एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं, जबकि BCC और FCC में हमने देखा था कि टच नहीं करते। तो मतलब जो होते हैं ना, जो एज लेंथ होती है ना, एटम से एक दूसरे को टच करते हैं, ये एज लेंथ होती है, और ये एज लेंथ है ना इसकी रेडियस और इसकी रेडियस है ना दोनों एटम की रेडियस के टोटल के बराबर होती है। तो एज लेंथ क्या होती है, 2r के बराबर होती है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में रहती है ये। जब हम फेस डायगोनल कैलकुलेट करते हैं तो फेस डायगोनल क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर लेंगे। ये विकर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट 2r का, ए क्या है, a इज इक्वल टू 2r है, तो 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। या फिर अगर हम ऐसे करें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a। ये आ जाएगा, फेस डायगोनल आ जाएगा। अब जब a की वैल्यू इसमें रखेंगे हम, है ना, a की वैल्यू क्या है, 2r है, तो क्या आ जाएगा, फेस डायगोनल आ जाएगा हमारा 2 रूट 2r हो जाएगा। फेस डायगोनल क्या आ जाएगा, है ना, फेस डायगोनल आ जाएगा 2 रूट 2r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फेस डायगोनल हो जाएगा। तो किसी भी जो क्यूब का फेस डायगोनल होगा ना, वो हमेशा रूट 2a के बराबर होएगा। अब a क्या होएगा, a अलग अलग अकॉर्डिंग टू है ना जो यूनिट सेल है उसके अकॉर्डिंग a वेरी करता जाएगा। हम a की वैल्यू निकाल रख के उसमें फेस डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। बॉडी डायगोनल क्या होगा, बॉडी डायगोनल निकालने के लिए देखो ये है ना, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया रूट 2a। जो फेस डायगोनल हमने निकाला था ना, वो आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये हमें विकर्ण हमें निकालना है। तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस रूट 2a का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट 3a स्क्वायर आ जाएगा। और रूट 3 इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो a स्क्वायर है, तो एक a बाहर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, रूट 3a आ गया। तो फेस जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, रूट 3a। अब यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, 2r है, तो जो फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, 2 रूट 3r हो जाएगा। और अगर इसे अगर अंडर रूट में ही रखते हैं, तो अगर ये अंडर रूट में 2 अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3r 2 गुणा 2। ठीक है, स्क्वायर रूट है ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 12r हो जाएगा, रूट 12r हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम लाइज अलोंग द एज क्या करते हैं कि है ना, टच करते हैं एक दूसरे को। ये सिंपल क्यूबिक में टच करते हैं, आपने देखा होगा कि BCC और FCC में ये टच नहीं कर रहे थे। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर को क्या बोलते हैं, हम d बोलते हैं, और d किसके बराबर है, r1 प्लस r2 के बराबर है। ठीक है, अगर है ना अगर r1 और r2 इज इक्वल टू r है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, क्योंकि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल में हमने क्या देखा, एज लेंथ कितनी होती है, 2r के बराबर होती है, क्योंकि एटम है ना अलोंग द एज टच करते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होएगा एटम्स का, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस है ना, r प्लस r, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फेस डायगोनल क्या होता है, रूट 2a होता है। 2a की जब हमने वैल्यू रखी 2r, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2r हो गया, फेस डायगोनल हो गया। बॉडी डायगोनल क्या होता है, रूट 3a होता है, a की वैल्यू 2r है, तो 2 रूट 3r क्या हो गया, फेस डायगोनल हो गया। और जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर की जब बात करते हैं वो कितनी आती है, 2r आएगी। ठीक है, अब होता है फेस यूनिट FCC यूनिट सेल। इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पे हमने देखा था कि कॉर्नर्स पे लाइज करते हैं, साथ में जो फेस होता है एक फलक होता है उसके सेंटर में लाइज करते हैं। ठीक है, वहां पे एटम्स होते हैं। अब है ना क्या होता है, हमने देखा था कि है ना अलोंग द जो एज है ना, एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते, इसीलिए एज लेंथ है ना नॉट इक्वल टू 2r होगी। ठीक है, और फेस डायगोनल के अब फेस अलोंग द फेस डायगोनल टच कर रहे हैं ना,
तो देखो अलोंग द फेस डायगोनल एटम टच करे तो 2r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, फेस डायगोनल इज इक्वल टू कितना हो गया 4r हो गया, और फेस डायगोनल क्या होता है √2a, तो √2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा। यहाँ पे है ना एक चीज ये देख लो कि ये r है और ये r है और ये बीच में इतना गैप है, तो मतलब क्या होएगा कि a होगी ना वो 2r से तो ज्यादा होगी, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2r। अब a क्या है, a यहाँ पे आप देख सकते हो 2√2r, क्योंकि यहाँ पे है ना हम वैल्यू रखेंगे √2a इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो a अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अलोंग द फेस है ना एटम्स टच कर रहे हैं, तो फेस डायगोनल कितना हो गया r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r हो गया, तो अगर a क्या हो जाएगा 4r बटा √2, ठीक है। अब जब 4r इसे 2 इंटू 2r लिख सकते हैं ना, 4r अपॉन √2 को इसे अपॉन 2, तो √2 ऊपर वाला जो 2 है उसे √2 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाई 2r है ना अपॉन √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फेस डायगोनल क्या आ गया, वो सॉरी एज लेंथ क्या आ गई 2√2r हो गया। जैसे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 है ना, इसका क्या होगा रिजल्ट 2 ही होता है, ठीक है। अब फेस डायगोनल क्या हो गया, फेस डायगोनल तो 4r हो गया और एज लेंथ क्या हो गई 2√2r हो गई। अब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, बॉडी डायगोनल क्या होता है √3a होता है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2√2r निकाली, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो फेस डायगोनल क्या हो जाएगा 3 गुणा 2√2r हो जाएगा, तो कितना हो गया 6√2r क्या हो जाएगा बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a हो गया, a की वैल्यू रखेंगे 2√2r, तो जो बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा 2√6r हो जाएगा। एक चीज आपने यहाँ पे देखी है कि जो FCC होता है ना उसमें अलोंग द एज तो एटम टच नहीं करते, लेकिन अलोंग द जो फेस होते हैं ना, अलोंग द फेस होते हैं वो एटम एक दूसरे को टच करते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो ये एक है ना समकोण त्रिभुज बना, है ना, ये जो है ना फेस डायगोनल टाइप की जो यूनिट सेल होती है FCC जो यूनिट सेल होती है, जिसमें अलोंग द जो है ना फेस होते हैं ना, ये जो फेस वाले एटम होते हैं ना एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। अब ये है ना बिटवीन द है ना फेस के बीचों बीच होते हैं, तो मतलब इसकी ये जो डिस्टेंस होती है कितनी रहती है a/2 डिस्टेंस पे रहते हैं, ये वाला एटम भी कितने रहेगा a/2 डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। देखो ये वाला आइटम भी a/2 डिस्टेंस पे, ये वाला आइटम भी a/2 डिस्टेंस पे, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये और ये भी a/2 आ रही है, ये भी a/2 आ रही है, टोटल कितनी है a है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में देखना ये a/2 है, ये भी a/2 है, और ये हमें निकालनी है। अगर ये 2r के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब है ना इसको पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का होल रूट हो गया, तो a²/4 हो गया अपॉन a²/4 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको दोनों ऐड होंगे तो 2a²/4 हो जाएगा, 2/2, 2/4 तो कितना आ गया 2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा a/√2 आ गया, है ना। अब a की वैल्यू हम रखेंगे, a की वैल्यू क्या थी हमारे 2√2r थी अपॉन √2 हो गया, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये जो इनके बीच का ये वाली जो लेंथ आ गई वो कितनी आ रही है 2r आ रही है। 2r आने का मतलब है ये 2r कब होएगा, जब ये और ये एटम एक दूसरे को टच करेंगे फेस वाले, तब ये क्या होएगा 2r डिस्टेंस रहेगी। तो इस प्रकार से जो FCC में दैट मीन्स इन FCC टाइप की जो यूनिट सेल होती है, फेस सेंटर जो एटम होते हैं ना लाइज ऑन एडजेसेंट फेस आल्सो टच विथ ईच अदर। अब इन FCC में क्या होती है, जो एज लेंथ हमने निकाली कितनी 2√2r, फेस डायगोनल निकाला 4r, ठीक है, अलोंग द फेस है ना एटम टच करते हैं, बॉडी डायगोनल क्या निकाला 2√6r, 2√6r है ना। अब है ना हमने एक चीज देखी कि जो √2a इज इक्वल टू 2r होता है ना, और 2 इंटू 2r हो गया, और 2r इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस होता है ना, तो √2a इज इक्वल टू क्या हो गया 2d हो गया। अब बॉडी सेंटर जो क्यूबिक सेल होते हैं ना उसमें 8 कॉर्नर्स पे होता है, और साथ ही में देखो ये बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड BCC हो गया ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, लेटिस पॉइंट लाइज एट ईच कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ए क्यूब, लाइज ईच कॉर्नर पे लाइज करते हैं, साथ में है ना एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब लाइज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, ये फेस हो गई,
ये फेस के सेंटर पे नहीं है, ये बॉडी के सेंटर पे है, तो थोड़ा सा फेस से तो ऊपर, ये बॉडी के बीचों बीच में है। तो ये इस टाइप का देखो ये अरेंजमेंट रहता है, ये इसको इस टाइप से दिखाता है ना। तो ये जो अलोंग द एज है ना, एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते, ये जो फेस डायगोनल होता है ना, और जो डिस्टेंस होती है ना एटम्स, ये देखो कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं, तो जो एज लेंथ होती है ना, एज लेंथ है ना नॉट इक्वल टू 2r होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली गैप दिख रहा है, इतना गैप दिख रहा है, ये r है, इसकी रेडियस r है, तो अगर दोनों टच करते तब ये जो एज लेंथ 2r होती है, लेकिन यहाँ पे तो इतना ही गैप है, तो मतलब एज लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन 2r ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे है ना हमें पता है कि जो बॉडी डायगोनल होता है अलोंग द बॉडी डायगोनल, ये एटम है ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a होता है। और जिसी प्रकार से है ना बॉडी डायगोनल के अलोंग देखो, ये है ना इस टाइप से बॉडी डायगोनल के अलोंग है ना एटम टच कर रहे हैं, ये बीच वाला बॉडी सेंटर वाला एटम हो गया, और ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है ना एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस r, इसकी r और r हो गया। तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a हो गया। ठीक है, 4r इज इक्वल टू क्या हो गया, √3a हो गया। यहाँ से हम अगर एज लेंथ निकालेंगे, a निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4r अपॉन √3, ये इसकी क्या हो गई, एज लेंथ हो गई। ठीक है, जो फेस डायगोनल क्या होगा, इसमें √2a होगा, a हमने क्या निकाली 4r अपॉन √3 निकाली, तो जो फेस डायगोनल क्या हो जाएगा 4√2 अपॉन 3r, ये हो जाएगा इसका फेस डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, इन बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल लेटिस पॉइंट लाइज अलोंग द बॉडी डायगोनल टच विथ ईच अदर। ठीक है, बीसीसी में एज लेंथ कितनी हो गई, बीसीसी में देखो बॉडी सेंटर का मतलब हो गया अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करेगा तो √3a इज इक्वल टू 4r होएगा। और एफसीसी में क्या होएगा, फेस के अलोंग करेगा तो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, तो √2a इज इक्वल टू 4r होएगा। ये फेस डायगोनल की बात थी, ये अभी इस वाले में एप्लीकेबल नहीं है, ये फेस डायगोनल की बात थी। ठीक है, तो एज लेंथ क्या हो जाएगी, एज लेंथ हो गई 4r अपॉन √3 हो गया, फेस डायगोनल क्या होगा √2a, तो 2a की जगह a की जगह हम वैल्यू रख देंगे 4r अपॉन √3, तो ये आ जाएगा फेस डायगोनल आ जाएगा, और बॉडी डायगोनल क्या आ गया 4r आ गया। अब √3a इज इक्वल टू 2r, 4r होता है तो 2 इंटू 2r की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2d हो गया। अब होता है डिफरेंट टाइप की जो यूनिट सेल हो गई, तो एज लेंथ क्या होती है, सिंपल क्यूबिक में तो ए इज इक्वल टू 2r होती है, और फेस डायगोनल वाली में जो एफसीसी, फेस डायगोनल क्या होता है इसमें √2a होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है, और जो ए डिस्टेंस होती है वो a के बराबर होती है। ठीक है, अब है ना एक r की वैल्यू इसमें रख देंगे, 2r रख देंगे, इसमें भी 2r वैल्यू रख देंगे, तो ये फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल आ जाएंगे। यहाँ पे एफसीसी में जो a क्या होता है 2√2r होता है, और है ना बीसीसी में a क्या होता है 4r अपॉन √3 होता है। अब ये जो फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल की वैल्यू हमेशा √2a होती है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू हमेशा √3a होती है। अब a पर्टिकुलर इस यूनिट सेल के लिए √2r है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा, और अगर है ना बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6r आ जाएगी। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होता है एटम हैविंग रेडियाई r, है ना, बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक सेल है ना, एज लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, एज अगर है ना कोई एटम है जिसकी रेडियाई r है, कॉमन रेडियाई है। ठीक है, एज लेंथ हमने सिंपल क्यूबिक में तो क्या निकाली 2r निकाली, इसमें 2√2r निकाली, और इसमें क्या निकाली हमने बीसीसी में 4r अपॉन √3 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 2r में 4r में हम √3 का भाग दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो एज लेंथ का अगर r क्या है सेम है, ठीक है, r क्या है सेम है, तो जो एज लेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज्यादा एफसीसी की, फिर बीसीसी की, और फिर सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, फेस डायगोनल का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, अब जो वहां पे भी क्या आ रहा है a आ रहा है, वहाँ फेस डायगोनल का मतलब हो गया √2a हो गया, तो जो a का ऑर्डर रहेगा वही फेस डायगोनल का ऑर्डर रहेगा, और बॉडी डायगोनल का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी क्या रहेगा, जो a का ऑर्डर आ रहा है वही बॉडी डायगोनल का ऑर्डर रहेगा, एफसीसी का सबसे ज्यादा, फिर बीसीसी का, और फिर सिंपल क्यूबिक का। अब एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है कोई। ठीक है, अब इसमें ये बता रखा है कि है ना, ये तो इसकी एज लेंथ है, कोई क्वेश्चन है देखो, ये इसकी एज लेंथ है टोटल a है। ठीक है, और इसके बीच में है ना जो बीच का जो गैप है ना, ये दे रखा है 50 पिकोमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, ये रेडियस है, ये रेडियस है,
और ये जो बीच का गैप है ना, दोनों एटम टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये गैप दे रखा है 50 पिकोमीटर। अब यहाँ से हमें ए निकालनी है, आर निकालनी है, डी निकालनी है, फेस डायगोनल निकालना है, बॉडी डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 2r प्लस 50 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या है, हमें पता है 2√2r है ना। और a इज इक्वल टू, इससे क्या निकाला, ये r प्लस ये 50 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें पता है एफसीसी में जो a क्या होता है 2√2r होता है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें देखो ये 2r इधर आ जाएगा, तो 2√2r माइनस 2r इज इक्वल टू 50 पिकोमीटर। इसमें से है ना 2r को कॉमन ले लेंगे, तो √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। अब है ना √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है, उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.414 आ जाएगा, ठीक है। 2r मल्टीप्लाइड बाई 0.414 इज इक्वल टू 50 आ गया। अब r क्या आ जाएगा, 50/2 इंटू 0.414 है ना, तो ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 25 आ गया, 25 में 0.414 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 60.38 पिकोमीटर। तो जो एज लेंथ आएगी ना, ये कितनी आ गई, 60.38 पिकोमीटर आ गई। अब हमारे पास ए आ गई, ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, ए आ गई। ए कितनी आई, 60.38 पिकोमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें पता है एज लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2r होता है। तो a अपॉन 2√2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। सॉरी ये तो आर आई है, नॉट एज लेंथ, ये तो आर आई है ना, ये तो आर आई है 60.3 है ना। एज लेंथ तो क्या आएगी, 2r प्लस 50 पिकोमीटर, ये एज लेंथ आएगी। तो देखो ये 2r प्लस 50 पिकोमीटर, तो ये करेंगे तो 170.76 है ना पिकोमीटर, ये एज लेंथ आएगी, ठीक है। अब 2d इज इक्वल टू क्या होता है, 4r होता है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगी, 2 इंटू 60.38, तो ये d हो जाएगी है ना। बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a हो जाएगा। a की वैल्यू रखेंगे 2√2r, तो 2√6 r की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, तो a की वैल्यू रखेंगे 2√2, तो ये है ना इज इक्वल टू 4r। तो ये है ना फेस डायगोनल कैलकुलेट कर लेंगे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे है ना इसमें परसेंटेज ऑफ द स्पेस वेकेंट अलोंग द एज, ये जो परसेंटेज ऑफ स्पेस है ना अलोंग द एज है ना, ये कितना वेकेंट है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। बीसीसी में a इज इक्वल टू क्या होता है, r 2r प्लस एक्स, ये इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, और ये गैप हो गया x है ना। तो बीसीसी में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड है ना, √3a इज इक्वल टू 4r होता है, क्योंकि अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करते हैं, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a होता है, वो क्या होगा 4r के बराबर है। तो √3a इज इक्वल टू 2 इंटू 2r हो गया, ठीक है। तो √3a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r हो गया। तो यहाँ से हमें ना 2r की वैल्यू क्या मिल गई, √3a बाई 2 मिल गई, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या हो गया, √3a बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ से हम ना एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये बराबर के इधर जाएगा, तो a माइनस √3 अपॉन 2a हो गया। a को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1.732 इज इक्वल टू एक्स। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इनका माइनस करेंगे तो 0.268 a बाई 2। तो ये कितना आ गया 0.134 a, x कितना आ गया 0.13 a, ठीक है। अब है ना परसेंटेज ऑफ ए वेकेंट स्पेस, ये वाला वेकेंट स्पेस है, ये x की वैल्यू आ गई। टोटल कितना है, एज लेंथ कितना है, ये a है। टोटल कितना है, ये a है ना, ये तो कितना है a है, उसमें से ये वाला जो पार्ट कितना है 0.13 a है, a का है ना 0.13 a हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ए वेकेंट स्पेस करने के लिए 0.13 a अपॉन a इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 13.4% जो स्पेस है ना वेकेंट रहेगा। तो बीसीसी टाइप की जो यूनिट सेल रहती है उसमें ये वाला जो वेकेंट हिस्सा कितना रहता है, ये 13.4% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या रहता है कि किन्हीं भी दो है ना अपोजिट फेसेस के सेंटर में है ना एटम्स रहते हैं।
corners के अलावा. In such type of a unit cell, lattice point lies at each corner as well as at the center of a face lies opposite with respect to each edge. मतलब alternate face पे क्या रहता है, लेटिस पॉइंट रहता है. ठीक है, मतलब एटम रहता है. ठीक है, तो इसमें मतलब अल्टरनेट फेस का मतलब करेंगे तो दो फेस आएगी कुल मिला के, है ना, जिसे अपोजिट कह दो या अल्टरनेट कह दो. तो इस प्रकार इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करें तो 1 कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1.8 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 8 और है ना फेस वाले का कंट्रीब्यूशन हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे. ये आगे देखते हैं. अब बता कैलकुलेशन ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक में क्या रहता है, कॉर्नर्स पे रहता है. एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8 रहता है, तो 8 एटम का कितना हो जाएगा, है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन 1 एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा. ठीक है, बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में है ना सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन, सेंटर में एक एटम रहता है उसका कंट्रीब्यूशन 100% रहता है, और जो कॉर्नर्स में एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, तो 8 का कितना हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे. एफसीसी में ना 6 एटम रहते हैं फेस पे, उनका एक का कंट्रीब्यूशन रहता है हाफ. ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन हो गया 3 हो गया, और है ना 8 एटम कॉर्नर्स पे रहते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, तो 1 इनका कंट्रीब्यूशन हो गया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 4 एटम पर यूनिट सेल हो गए. इसी प्रकार एंड सेंटर जो क्यूबिक सेल होती है उसमें है ना हाफ एटम, तो एंड सेंटर जो क्यूबिक सेल रहती है ना उसमें ना 2 फेसेस पे है ना एटम रहते हैं और एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ रहता है, साथ ही में ना 8 कॉर्नर्स पे है ना एटम रहते हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल कितने हो गए 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं. इस प्रकार से हम एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल से. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पजेजेस लेटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर. ठीक है, ईच कॉर्नर एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, है ना, एंड 1 लेटिस पॉइंट एट बॉडी सेंटर. मतलब कहाँ कहाँ पर है एटम, एक तो ईच कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 इंटू 8, है ना, ईच फेस पे है, मतलब 6 फेसेस पे है, एक का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2, तो 6 का बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस एक बॉडी सेंटर, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 5 हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल एटम पर यूनिट सेल इफ द लेटिस पॉइंट लाइज एट ईच कॉर्नर. ठीक है, एंड देयर आर 2 लेटिस पॉइंट एट ईच बॉडी डायगोनल, है ना, तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, तो टोटल कितने 8 एटम हो गए, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है ना, इनका कंट्रीब्यूशन 100% रहता है, तो बॉडी डायगोनल वाले एटम्स के कारण 8 हो गया, और साथ ही में ना और कहाँ पर है एटम, एक कॉर्नर्स पे है. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8 कॉर्नर्स पे, एक का 1/8 है, तो 8 + 1, है ना, 1 + 8, है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 9 हो गए. नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल व्हेन यूनिट सेल कंटेन लेटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर पे है. ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ ईच फेस. ओके, एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एज. ठीक है, एंड देयर आर 1 लेटिस पॉइंट एट द ईच बॉडी डायगोनल. ठीक है, तो कॉर्नर वालों का हो गया 1/8 इंटू 8, और फेस 6 फेस पे है, और एक का कंट्रीब्यूशन हाफ हो गया, और 12 एज है, एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 रहता है. ठीक है, और नेक्स्ट है फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे है 4 है ना, एक बॉडी डायगोनल पे एक है, तो टोटल कितनी 4 बॉडी डायगोनल होती है ना, तो टोटल कितने, और इनका कंट्रीब्यूशन भी कैसा रहता है 100% रहता है, तो 4 तो ये हो गए, प्लस है ना 3 ये हो गए, एज वाले हो गए, एज का कंट्रीब्यूशन हो गया 3 ही है ना, फेस वालों का हो गया, और एक है ना कॉर्नर्स वालों का. टोटल नंबर एटम्स कितने हो गए 6, 10 और 11 एटम हो गए पर यूनिट सेल के. अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ द गिवन यूनिट सेल. ठीक है, फॉर्मूला निकालना है गिवन यूनिट सेल का. अब जैसे तो फाइंड आउट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए गिवन यूनिट सेल इफ दिस कंटेन ए एट ईच कॉर्नर. मतलब टोटल कितना हो गया 1/8 इंटू 8, तो कितना हो गया 1 ए हो गया. ठीक है, एंड बी एट ईच बॉडी सेंटर कितना होता है 1 होता है, तो 1 बी हो गया. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी. नेक्स्ट है ए एट ईच कॉर्नर, तो कितना हो गया
1/8 इंटू 8 तो 1 A हो गया। B एट ईच बॉडी सेंटर तो 1B हो गया। O एट द सेंटर ऑफ ईच फेस है ना, हर फेस पे हो गया तो 3 कितने हो गए, O हो गए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, AbO3 टाइप का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है A लाइज एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ फेस है ना। A कहाँ कहाँ पर है ना, कॉर्नर पे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन टोटल है ना 1 हो गया, 8 कॉर्नर्स का है ना। एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, हर 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो A कितने हैं, 4A हैं, ठीक है टोटल। B लाइज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ ए क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 सेंटर ऑफ ए क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1, ठीक है। एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच एज है ना, एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 12 एज का है ना, 3 कंट्रीब्यूशन होता है, एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल है ना। तो 3 ये हो गया, तो 4B हो गए टोटल है ना, 4B हो गए, 4A हो गए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसे ना सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका 4A और 4B है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला AB हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाले का AB है, सेकंड वाले का AbO3 है, एंड थर्ड वाले का 4:4 आ गए, तो इससे सिंपलेस्ट रेशो में लिखेंगे तो 1:1, तो AB इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A लाइज एट 7 कॉर्नर्स है ना, 8 पे नहीं है 7 पे है, तो एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1/8। C लाइज एट रिमेनिंग कॉर्नर, C के क्या रिमेनिंग कॉर्नर कितना है, 7 पे तो A है, तो एक रिमेनिंग कॉर्नर है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 इंटू 1। B लाइज एट है बॉडी सेंटर, B कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। तो A कितना आ गया, 7/8 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये 1/8 आ गया। अब इसे है ना सिंपलेस्ट रेशो में करने के लिए है ना, इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 और 8 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो A का तो कितना आया, 7 आया, B का 8 और C का 1। तो क्या फॉर्मूला हो गया, A7 B8 और C। इस प्रकार से ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ए बी वेयर A लाइज एट द कॉर्नर है ना, A कहाँ पर है, एट द कॉर्नर, एट ईच कॉर्नर, एंड B लाइज एट द बॉडी सेंटर। फाइंड आउट द स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिजल्टेंट यूनिट सेल इफ वन ऑफ A इज रिप्लेस्ड बाय C। ये बोल रहा है कि एक A को है ना C से रिप्लेस कर देंगे, ईच कॉर्नर पे बता दिया। तो मतलब 8 कॉर्नर थे, तो A कितने पे है, 7 कॉर्नर्स पे, क्योंकि एक कॉर्नर पे तो C आ गया। तो A कितने पे है, 7 कॉर्नर्स पे, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 इंटू 7। C कितनों पे, एक कॉर्नर पे है, और एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8 है, और B कहाँ पर है, बॉडी सेंटर में, तो इसका 100% कंट्रीब्यूशन है। तो क्या हो जाएगा, 7/8 मल्टीप्लाइड B कितना 1 है, और C कितना है 1/8 है। इसे है ना सिंपलेस्ट रेशो में करने के लिए ना 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A7 B8 और C। तो सेम है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही है और नीचे वाला क्वेश्चन भी यही है, लेकिन है ना लैंग्वेज अलग है। अब बात करते हैं इस टाइप से ना फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्री इन ए क्यूब है ना, टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं क्यूब में, यहीं से क्वेश्चन आता है, 23 सिमेट्री एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। एक 13 तो एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री रहता है, और एक सेंटर ऑफ ए सिमेट्री रहता है, और है ना प्लेन ऑफ ए सिमेट्री रहते हैं, रिमेनिंग 9, ठीक है। कितने, 13 तो एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री प्लस एक सेंटर ऑफ सिमेट्री और 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल कितना हो गया, 23 है ना सिमेट्री एलिमेंट्स रहते हैं क्यूब में। अब जैसे है ना एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री देखते हैं, तो एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री देखने के लिए ना C2 रहती है, C3 रहती है और C4 रहती है ना। अब 12 में है ना, 12 में 2 का भाग देंगे C2 के लिए, तो 6 C2 निकल के आएगी, ये एक ट्रिक है ना। और है ना C3 कितनी होएगी, तो 12 में ना 3 का भाग देंगे C3 के लिए, तो 4 C3 होएगी। और C4 कितनी होएगी, 12 में है ना 4 का भाग देंगे तो 3 C4 निकल के आएगी। तो 12 में है ना जैसे C2 के लिए 2 का भाग दे लेंगे, C3 के लिए 3 का, और C4 के लिए 4 का। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है कि कितनी, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी कितनी होगी, ठीक है। अब जैसे C2 कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब एक क्वेश्चन होता रहता है भाई, C4 कहाँ से कहाँ गुजरेगी, C4 तो फेस टू फेस गुजरेगी, ठीक है। C4 तो कहाँ से गुजरेगी, फेस टू फेस गुजरेगी, ठीक है। मतलब फेस और उसके अपोजिट फेस से, तो टोटल 6 फेस होती है, तो टोटल कितनी, 3 C4 हो जाएगी।
C3 कहाँ से कहाँ तक गुजरेगी, ये गुजरेगी कॉर्नर से कॉर्नर तक, है ना, इस वाले कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक, है ना, कॉर्नर से कॉर्नर तक, है ना, C3 गुजरेगी, ठीक है। तो टोटल C3 8 कॉर्नर होते हैं, तो टोटल C3 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो है ना C2 गुजरेगी एज टू एज, है ना, इस एज से इसके अपोजिट एज तक, है ना, तो एज टू एज, है ना, C2 गुजरेगी, ठीक है। तो C2 की संख्या 12 एज होती है, तो C2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जैसे प्लेन की बात करते हैं ना, 3 तो प्लेन कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, और 6 प्लेन कैसे होते हैं, डायगोनल होते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे होते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ये हो गया, जैसे कमरे को ना मतलब आयत के रूप में ना 2 बराबर भागों में काट दे ना, मतलब बीचों बीच से जाएगा ये, एज के पास से जाएगा ये। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं और 6 है ना डायगोनल प्लेन होते हैं। अब ये 3D में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे हैं। वेट, अब यहाँ पे देखो, एक है ना ये जो बॉडी सेंटर है, देखो ये है ना कॉर्नर्स वाले हो गए, ये तो 4 तो कॉर्नर्स वाले हो गए, और ये देखो बॉडी के बीचों बीच है, ये जो एक एटम है ना बॉडी के बीचों बीच है, और अलोंग द एज देखो ये है ना गैप है, ये हमने कैलकुलेट भी किया था बीसीसी में, कुछ 13 पॉइंट कुछ आया था ना, 13.4% ये गैप आया था कैलकुलेट करने पे। तो ये बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है, बॉडी के बीचों बीच सेंटर में है। और यहाँ पे देखो ये जो स्फेयर है ना कॉर्नर वाले कटे हुए क्यों है, क्योंकि इस एक क्यूब में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 ही है, ठीक है। अब देखो ये बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है, देखो ये बीसीसी 4 है ना, एक बीचों बीच है ना ये वाला, ये एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है, ये देखो एफसीसी हर फेस के बीच में एक एक एटम है, ये एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है, ये सिंपल क्यूबिक है, ओनली कॉर्नर्स पे है, ये देखो सिंपल क्यूबिक है, ओनली कॉर्नर्स पे है। ये देखो एफसीसी का है, देखो ये बताया था ना हाफ कंट्रीब्यूशन है ना, जो फेस पे जो एटम है उसका हाफ कंट्रीब्यूशन है, तो देखो ये जो फेस वाला एटम है ना हाफ दिखा रखा है ना, हाफ, और ये जो कॉर्नर्स वाले देखो 1/8 है ना, 1/8 की फॉर्म में दिखा रखे हैं कि इनका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है एक क्यूब में, और ये ना इसका जो फेस वाले एटम का है ना एक क्यूब में ना हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको स्फेयर को हाफ दिखा रखा है। अभी यहाँ पे देखो प्लेन्स की अगर बात कर रहे हैं ना, तो जो एक तो रेक्टेंगुलर है, जैसे आयताकार है, देखो ये वाला है ना, कमरे को बीचों बीच से ना ऐसे काटना है, ये देखो ये एक प्लेन हो गया। एक है कमरे को इस तरह से काटना है ना, क्यूब को ऐसे काटना, ये एक प्लेन ऐसे हो गया, ठीक है, एक ऐसे काटना। और एक है ये ऐसे क्यूब को 2 भागों में विभाजित करना, तो ये तीनों कैसे है, रेक्टेंगुलर प्लेन है। जैसे अगर हमारा अगर कमरा है, तो कमरे को है ना बीचों बीच से काट दो, एक है ना खड़े है ना बीचों बीच से काट दो, और एक है ना आडा, आडा है ना बीचों बीच से काट दो, मतलब ऊपर और मतलब अगर समझे कमरा है हमारा, रूम है ना, ठीक है, तो अगर उसे है ना बीचों बीच से काट दो, आडा मतलब है ना एक ऊपर रह जाए और एक नीचे रह जाए, ठीक है, ऊपर और नीचे इस टाइप से बीचों बीच काटो। एक काटो इस टाइप से काटा कि है ना एक लेफ्ट रह गया और एक राइट रह गया, ठीक है। और एक है ना इस टाइप से काटो कि एक है ना नॉर्थ की साइड रह जाए और एक साउथ की साइड रह जाए, तो इस टाइप से ना ये 3 प्लेन अगर आप समझ पा रहे होंगे कि कमरे को है ना किस प्रकार से। और अगर ना जैसे अब ये तो थे 3 है ना, मतलब इस टाइप से अगर कमरे को अगर एज्यूम करो और इस टाइप से काटो कि है ना एक प्लेन तो वो हो जाएगा जिसमें एक तो ऊपर हो और एक नीचे आए, ठीक है। एक प्लेन ऐसे हो जाएगा जिसमें ना पूरब और पश्चिम आए, ठीक है। और एक प्लेन को काटने पे ना मतलब जैसे उत्तर टाइप का आ जाएगा और एक दक्षिण की तरफ आ जाएगा। तो 3 तो कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं। और जो डायगोनल के थ्रू जाते हैं ना, डायगोनल के थ्रू ये वाला जो प्लेन होएगा ना, ये कैसे होंगे, ये डायगोनल प्लेन होते हैं, जैसे ये वाला। इन चारों पॉइंट्स को ऊपर के शीट्स के तो तिर्यक पॉइंट्स हो गए, शीट्स के 2 है ना तिर्यक पॉइंट्स हो गए, और उन्हीं के है ना जो
समानांतर है ना, नीचे जो फर्श के दो तिर्यक पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये वाला एक प्लेन हो गया, ये कैसा है, डायगोनल प्लेन है। इसी प्रकार से है ना, ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स है ना, जैसे इसमें ये वाला पॉइंट हो गया और इन्हीं के नीचे संगत ये वाले पॉइंट्स हो गए, तो इनको मिलाने वाला को जो काटने वाला जो पॉइंट हो जाएगा, एक ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे ये वाले पॉइंट हो गए और इसी के अपोजिट जो सामने वाली नीचे वाली जो फेस है, तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे, ये भी कैसा होगा, डायगोनल प्लेन हो जाएगा। एक इसमें देखो ये वाले पॉइंट लिए हैं, अब इस वाले पॉइंट के संगत है ना, ये नीचे वाले ये वाले पॉइंट रहेंगे, जैसे है ना ये वाले पॉइंट लेंगे ना, तो इनके संगत नीचे वाले ये वाले पॉइंट रहेंगे। देखो यहाँ पे एक है ना डायगोनल प्लेन, ये हो गया, ठीक है। और अगर ये वाला देखे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिया, तो इनके अपोजिट है ना नीचे वाली फेस के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रहेगा, तो एक डायगोनल प्लेन ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस वाले प्लेन में ना, एक तो ये वाला और ये वाला पॉइंट लिया हुआ है, साथ में ये वाला और ये वाला पॉइंट लिया हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए जो प्लेन जा रहा है ना ऐसे वाला, अब इसमें तो दिखेगा नहीं है, ठीक है। तो इसको मिलाते हुए जो ये वाला प्लेन जा रहा है ना, एक ये प्लेन हो गया। तो टोटल कितने, 6 डायगोनल प्लेन होते हैं, 6 डायगोनल प्लेन हो गया। और है ना 3 कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं। तो टोटल 9 प्लेन होते हैं। और अगर C4 की बात करें ना, तो C4 देखो, एक C4 है ना इस वाले एक्सिस से जाके इससे निकल जाएगी, एक है ना इस वाले फेस से जाके इस वाले फेस से निकल जाएगी, और एक सामने वाले फेस से जाके इस पीछे वाले फेस से निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तो C4 हो जाएगी, है ना, फेस टू फेस, है ना। अब जो ना C3 होती है ना, वो कैसे होती है, कॉर्नर से कॉर्नर, जैसे इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर, नहीं इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर। C4 तो कैसे हो गई, फेस टू फेस हो गई। और जो होती है ना C3 होएगी ना, वो कैसी होगी, कॉर्नर टू कॉर्नर होएगी। एक ये वाला कॉर्नर लिया और एक ये वाला कॉर्नर लिया, तो यहां से अगर घुमाएंगे ना, तो ये C3 होएगी। और जो एज से एज होएगी ना, एज से एज, एक जैसे ये वाली एज हो गई और उसके संगत ये वाली एज हो गई, तो एज टू एज जो होगी ना, वो C2 रहेंगी, 6 C2 रहेंगी। तो इस प्रकार से ना 23 सिमेट्री एलिमेंट रहते हैं क्यूब में। अब होता है पोटेशियम क्रिस्टलाइन है इन BCC मैनर में, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ ए पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्रिस्टलाइज कौन से, BCC मैनर में क्रिस्टलाइज है, मतलब कॉर्नर्स पे है और साथ में बॉडी सेंटर पे। पर यूनिट सेल कितने हैं, 2 एटम है, ठीक है। देन द कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ यूनिट सेल, है ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है 4 ग्राम पोटेशियम में, ठीक है। तो 4 ग्राम पोटेशियम में कितना मोल हो जाएगा, मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 39 ग्राम होता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए मोल्स हो गए, 4/39 क्या हो गए, इसके नंबर ऑफ ए मोल्स हो गए, ठीक है, इसके नंबर ऑफ ए मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करी जाएगी, तो एक मोल में कितने होते हैं, आवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं, एक मोल में आवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। और इसमें कितने होते हैं, ये इतना मोल है, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो कितने, और एक BCC यूनिट में कितने, 2 एटम होते हैं ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन BCC में कितनी हो जाएगी, एक में 2 एटम होते हैं, तो डिवाइडेड बाई इसे 2 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 19.5 है ना यूनिट सेल हो जाएगी। नहीं, इसे कैलकुलेट करेंगे, नॉट 19.5, बट इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, 3 × 10⁻⁻22, 3 × 10⁻22 BCC यूनिट सेल रहेगी। सबसे पहले क्या करना है, मोल निकालना है, फिर मोल निकालने के बाद में उसे आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम निकालना है, ठीक है। फिर ये जो नंबर ऑफ एटम निकल के आया, उसमें ना डिवाइडेड बाई करना है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। 4 चीजें करनी है बस, इससे निकल जाएगा। अब जैसे एटम, मॉलिक्यूल और ए फॉर्मूला, ठीक है। तो एटम का, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जैसे हो गया, एटम हो गया हाइड्रोजन हो गया, उसका मास ऑफ ए 1 एटम या मास ऑफ ए 1 मॉलिक्यूल, और मास ऑफ ए एक फॉर्मूला है ना, वो तो किस में लिखा जाता है, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का और एक फॉर्मूला का, वो तो AMU में लिखा जाता है। और मोलर मास होता है ना, मास ऑफ ए 1 मोल का, है ना,
मास कितने हो गए, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का होता है ना, वो क्या होता है, मोलर मास होता है। 1 मोल एटम्स का मास होता है ना, वो क्या कहलाता है, मोलर मास होता है। और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एटम या उसका मास होता है ना, तो एटॉमिक मास पर यूनिट है ना, वो AMU होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 AMU, और उसका जो मोलर मास होता है 1 होता है हाइड्रोजन का। H2 का क्या होता है, मोलर मास 2 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। एक एटम का है ना 16 AMU होता है। पोटेशियम का है ना एक एटम का जो एक है ना एटम का जो मास होता है वो 39 AMU होता है, और उसका है ना जो मोलर मास होता है ना वो 39 ग्राम होता है। O2 का मोलर मास है ना 32 ग्राम होता है, और NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम होता है। NaCl का जो एक मॉलिक्यूल है ना उसका जो एटॉमिक मास कितना होता है ना, एटॉमिक मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 58.5 AMU होता है। अब पोटेशियम क्रिस्टलाइन इन BCC मैनर, द रेडियाई ऑफ ए पोटेशियम आयन कितनी है, 400 नैनोमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन ए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम। देखो यहाँ पे है ना अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे रेडियस दे दी है ना, एटम की रेडियस दी है 400 नैनोमीटर, और एक एटम की रेडियस क्या होगी, 4/3 स्फेयर मान रहे हैं ना, तो 4/3 πr³ सॉरी वैसे नहीं निकालना। तो 400 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 400 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। BCC यूनिट सेल में है ना A इज इक्वल टू क्या होता है, 4r/√3 है ना, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 400 नैनोमीटर अपॉन √3, तो इसमें ना जो A की वैल्यू आ गई 9.3 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया। नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, 1.27 इंटू 10⁻12 BCC यूनिट सेल हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम क्रिस्टलाइन इन BCC मैनर, द रेडियाई दी हुई पोटेशियम की। ठीक है, तो पोटेशियम की रेडियाई से क्या करेंगे हम, है ना A निकाल लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए पोटेशियम, है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर हम है ना इससे करेंगे 4/3 वॉल्यूम ऑफ ए पोटेशियम एटम, ये अगर इससे करेंगे ना तो ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमें इस वाले मेथड से चलना है। एज लेंथ निकालो, फिर वॉल्यूम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालो A³, और फिर टोटल वॉल्यूम में यूनिट सेल के वॉल्यूम का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, है ना ABC, एंड इंटरफेशियल एंगल, भाई जैसे एक पॉइंट रहता है, इससे है ना 3 एज लेंथ निकलती है X, Y और Z डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये X, ये Y और ये Z है ना। ठीक है, तो इनके जो ना एज लेंथ को क्या बोलेंगे, A, B और C बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये जो एज लेंथ है ना इनका आपस में रिलेशन, साथ ही में है ना इनका जो एंगल है ना, एंड इंटरफेशियल एंगल, जिसे अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं, है ना, जिसे अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं, है ना। इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो एज लेंथ के रिलेशनशिप पे, और है ना जो इंटरफेशियल जो एंगल है, इनके रिलेशनशिप के बेसिस पे है ना क्रिस्टल को है ना 7 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, 7 कैटेगरीज में, जिसे कि ना ब्रेविस लेटिस बोलते हैं सॉलिड स्टेट के। जैसे हमने क्यूब देखा है एक, ये क्यूब है। ठीक है, तो देखो ये क्यूब है। ठीक है, तो इससे निकलने वाली देखो कौन कौन सी है ना, 3 एज लेंथ निकल रही है, एक ये 2 और ये 3, तो ABC, इनके बीच में बनने वाला एंगल अल्फा बीटा गामा। इस बेसिस पे है ना लेटिस को ना, जो क्रिस्टल लेटिस है ना उसे 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
वो 7 लेटिस कौन कौन से है, क्यूबिक है, इन एज लेंथ और है ना जो इंटरफेशियल एंगल इनके बीच में रिलेशन के बेसिस पे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब है ना जो क्यूबिक में क्या होता है ना, तीनों एज लेंथ होती है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, साथ ही में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और है ना, ठीक है, ये बाद में देख लेना। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। जैसे एक पॉइंट से ये एज लेंथ निकली, ये निकली, ये निकली, तो दो तो बराबर हो गई, लेकिन सी है ना, इन दोनों के ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, है ना, तो ये कैसा हो गया, टेट्रागोनल हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना एंगल को तो 90 रखते रहो, पहले ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी करो, फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर तीसरे में क्या करो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, इस टाइप से कर दिया। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री चल रहा है, फिर वापस स्टार्ट हो, फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करो, फिर उसके बाद में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करो, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अल्फा हेक्सागोनल में ध्यान रखो कि जो गामा होता है ना वो 120 डिग्री का होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक एंगल होता है 120 डिग्री का। ठीक है, हेक्सागोनल में। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक में, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी करो, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री का होता है और यहाँ पे बीटा है ना नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और ट्राई क्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और कोई भी एंगल है ना आपस में भी बराबर नहीं होते, 90 के भी बराबर नहीं होते। ठीक है, ये कैसी होती है, ट्राई क्लिनिक होती है। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखो, अगर इसे याद करना है तो इसे ट्रिक से याद करो, सी टी ओ आर एच एम टी, सी टी ओ आर एच एम टी, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक। सबसे जो एसिमेट्रिक है ना वो कौन सा है, ट्राइक्लिनिक है, और सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, जिसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक एलिमेंट पाए जाते हैं 23, वो क्यूबिक है। किस तरह से याद रखना है, सी टी ओ आर एच एम टी। कैसे याद रखना है, सी टी ओ आर एच एम टी। ठीक है, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक, है ना। इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल है ना, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और स्टार्टिंग वालों में सब में है ना अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों में चलेगा। ठीक है, फिर वापिस से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक गामा एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। हेक्सागोनल में ध्यान रख लेना, सबको पता भी है हेक्सागोनल में एक एंगल, हेक्सागोनल में 120 डिग्री का एंगल होता है। मोनोक्लिनिक में ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है और एक एंगल होता है बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और फिर टी में क्या होता है, ट्राई क्लिनिक में ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब है ना, अगर इसमें ना टाइप ऑफ यूनिट सेल अगर हम देखते हैं ना, टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो सबसे पहले तो जो ऑर्थोरोम्बिक है ना उसमें चारों टाइप की यूनिट सेल रहती है। चारों टाइप की कौन कौन सी हो गई, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी एंड सेंटर। चारों टाइप की क्यूबिक सेल किस में रहती है, ऑर्थोरोम्बिक रहता है ना उसमें चारों टाइप की क्यूबिक सेल रहती है। ठीक है, चारों टाइप की। इसके बाद में ना जो नीचे से दूसरा है ना उसमें तो ईसीसी और ऊपर से जो दूसरा है ना उसमें बीसीसी। ऊपर से जो दूसरा है उसमें बीसीसी, नीचे से दूसरे में ईसीसी और ऊपर से दूसरे में बीसीसी। देखो नीचे से आ रहा है मतलब ई एंड आ रहा है, ई से एंड को कनेक्ट करो, ईसीसी और ऊपर से दूसरे में बीसीसी। प्रिमिटिव टाइप की सब में रहेगी। ठीक है, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक जिसे बोलेंगे वो सब में रहेगी। ठीक है, और ऊपर वाला जो सबसे जो प्रिमिटिव है ना सब में रहेगी। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव एक ही बात है, तो प्रिमिटिव सब में रहेगी,
सातों 7 क्लासेस सिस्टम में रहेगी, और जो क्यूबिक रहेगा उसमें बीसीसी और एफसीसी ये है ना क्रिस्टल लेटिस रहेंगे। तो अब देखो टोटल 14 हो गए क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें प्रीमिटिव भी तो रहेगी ना ईसीसी के साथ, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। तो कैसे याद कर सकते हैं इसे, ऑर्थोरोम्बिक में सारे टाइप की यूनिट सेल्स रहेगी, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, ठीक है। नीचे से दूसरे में ईसीसी, ऊपर से दूसरे में बीसीसी, ठीक है। प्रिमिटिव सब में रहेगी, और क्यूबिक में कौन कौन सी रहेगी, बीसीसी और एफसीसी रहेगी। तो इस टाइप से ये रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन से में कौन से टाइप की यूनिट सेल रहेगी। 14 टाइप के ब्रेविस लेटिस को। अब देर आर 14 ब्रेविस लेटिस है, ठीक है। एग्जिस्ट ओनली फॉर 7 क्रिस्टल सिस्टम, है ना। 14 ब्रेविस लेटिस सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, 14 ब्रेविस लेटिस एग्जिस्ट करते हैं जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना। क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, CTOR-HMT। क्या है, CTOR-HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। इन द ऑर्थोरोम्बिक क्या है, क्रिस्टल ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल आर प्रेजेंट, मतलब 4 टाइप की, चारों टाइप की रहती है। इन द क्यूबिक के जो क्रिस्टल क्लास है, जो 7 क्रिस्टल क्लासे हैं, इसमें ना क्यूबिक क्लास में 23 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से है ना 13 तो है ना एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री होता है, एक सेंटर ऑफ ए सिमेट्री और 9 प्लेन ऑफ ए सिमेट्री होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल क्लास क्या होती है, इसे मोस्ट सिमेट्रिक क्लास होती है, क्योंकि 23 इसमें सिमेट्रिक एलिमेंट रहते हैं। वहीं जो ट्राइक्लिनिक क्लास होती है ना, वो मोस्ट असिमेट्रिक क्लास रहती है, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं रहता, ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्री, सो इट्स मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास रहती है। तो ट्राइक्लिनिक सबसे मोस्ट एसिमेट्रिक, और क्यूबिक कौन सी होगी, मोस्ट सिमेट्रिक, है ना, क्रिस्टल क्लास हो गई। तो ये था 7 जो ब्रेविस लेटिस थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टल लेट सिस्टम हो गया। अब बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की, है ना। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना परसेंटेज में, है ना, एफसीसी का 74 होता है, एफसीसी और है ना एससीपी का ना परसेंटेज में तो 74, और अगर पॉइंट में तो 0.74, बीसीसी का 68% होता है, और सिंपल क्यूबिक का 52.4 होता है, और पॉइंट में 0.524 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। पैकिंग जो फ्रैक्शन है ना 3D में निकालेंगे ना, तो वो तो कैसे निकालेंगे, बाई वॉल्यूम से निकालेंगे, ठीक है। 3D का मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर हमें 2D में निकालना होगा तो फिर वहां पे हम किससे निकालेंगे, बाई एरिया से निकालेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ ए 3D पैकिंग एफिशिएंसी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ए ऑक्यूपाइड बाई स्फेयर्स, जैसे कि है ना ये अगर क्रिस्टल है हमारे पास, सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक का है ना पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 क्यों होती है, क्योंकि इसमें ओनली कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं ना। तो वॉल्यूम कवर्ड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द इन द गिवन यूनिट सेल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा, इसका पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। अब है ना वॉल्यूम ऑफ ए 1 स्फेयर, अब पता है कि है ना कितने जेड है ना, टोटल नंबर ऑफ ए स्फेयर हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए 1 स्फेयर। एक स्फेयर का वॉल्यूम हम निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, 4/3 पाई आर क्यूब से, है ना। एक स्फेयर का वॉल्यूम ये होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई जेड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गया, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो गई, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। अब जब हम सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या है, हमें पता है 2r है, जेड कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम होता है, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए कितना है 2r है, तो 2r का क्यूब इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 आर क्यूब, है ना। 2r क्यूब का अगर क्यूब निकालेंगे, 2r का क्यूब निकालेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4/4 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई/6 आ गया। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ गई सिंपल क्यूबिक की, वो कितनी आ गई, पाई/6 आ गई। अब जब इसे पाई/6 को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 52.4% आएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, पैकिंग एफिशिएंसी तो 52.4 आ गई, और जो पैकिंग एफिशिएंसी है ना वो कितनी है, 0.524 है।
अब बीसीसी में कितना रहता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 रहते हैं, और जो है ना ए कितना रहता है ना, बॉडी डायगोनल रहता है ना, तो 4r इज इक्वल टू क्या होता है, √3a के बराबर होता है। तो ए कितना होता है, 4r अपॉन √3 है ना, ये कितना हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के 2 मल्टीप्लाइड बाई 4r³ 4/3 πr³ हो गया एक स्फेयर का, मल्टीप्लाइड बाई एक बार इसे देख लेते हैं यहाँ पे कि ना 2 एटम हो गए और एक का 4/3 πr³ वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय है ना a³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√3r का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 4/3 को अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे इसको, πr³ मल्टीप्लाइड बाई 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इसका आ जाएगा 3√3 और r³ हो गया। तो r³ से r³ तो कैंसिल आउट हो गया, और 4 का 16। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 8 हो गया, तो √3/8 हो गया, √3 पाई भी है साथ में, पाई भी रिमेनिंग है, तो √3/8 पाई हो गया। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.732 आ गई, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, डिवाइडेड बाई 8 आ गया, और परसेंटेज में निकालना है उसका 100 आ गया। तो ये कैलकुलेट होके कितना है, 68% आया। तो जो बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 60, पैकिंग एफिशिएंसी 68%, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.68। तो FCC के लिए Z इज इक्वल टू 4 होता है, और A इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2r हो गया, 2√2r हो गया। ठीक है, तो Z की जगह 4 रख देंगे, और 4/3 πr³, और A की जगह क्या रख देंगे, 2√2r रख देंगे, है ना। तो इसका तो क्या हो जाएगा 8, इसका जो क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 8 × 2√2r³, तो 16√2r³ है ना, इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये देखा 16√2r³ इसका क्यूब हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो 4 चौक 16, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 चौक 16, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, r³ से r³ कैंसिल आउट हो गया, पाई अपॉन 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, 74% हो गई, और जो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.74 हो गया। फ्रैक्शन है ना एक में से देखा जाता है ना, और एफिशिएंसी देखी जाती है परसेंटेज में। तो सबसे ज्यादा तो पैकिंग फ्रैक्शन किसका हो गया, इसी का हो गया, FCC का ही हो गया। ECC में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, एज लेंथ कितनी होती है, 2√2r होता है। तो इसके जब कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी तो कितना आएगा, 37% आएगा। इसे 2 × 4/3 πr³ और 2√2 का क्यूब। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 4 πr³, ये 3 नीचे लिख देंगे, और 2√2 का क्या हो जाएगा, 16√2r³ हो गया। तो ये 8 से r कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 2 हो गया, तो क्या आ गया, पाई अपॉन 6√2। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 37% आ जाएगा। ये ECC का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100% भी रहेगा। तो ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.37 आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ए 2D पैकिंग एफिशिएंसी। 2D पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एरिया से निकालेंगे, अलोंग द फेस और अलोंग द डायगोनल। अलोंग द फेस निकालेंगे और अलोंग द डायगोनल निकालेंगे। अलोंग द फेस फिर क्लोज पैकिंग इन ए सॉलिड सिस्टम, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में ना ये वॉइड देख लेंगे ना, क्यूबिक वॉइड क्यूब की है ना सेंटर में रहती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ रहती है, एज के सेंटर में और
बॉडी डायगोनल पे रहती है। सॉरी, बॉडी डायगोनल पे तो टेट्राहेड्रल रहती है। एज के सेंटर पे साथ के साथ है ना, एट द सेंटर ऑफ क्यूब है ना, एफसीसी में रहती है। टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, अलोंग द बॉडी डायगोनल रहती है 2। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई क्यूब के सेंटर में, और ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। तो वॉइड वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। फिर नियरेस्ट नेबर वाला, रेडियस रेशो से फिर हम देखेंगे क्रिस्टल के टाइप देख लेंगे। क्रिस्टल के टाइप के बाद में टाइप ऑफ ए क्रिस्टल, फिर उनके ना कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह ये सब होएगा। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ क्रिस्टल देखने के बाद में डेंसिटी देख लेंगे सॉलिड की। सॉलिड की डेंसिटी होएगी। फिर उसके बाद में मिलर इंडाइसिस वगैरह देख लेंगे। मिलर इंडाइसिस के बाद में ये टॉपिक फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So thank you so much for watching this class, and